हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको किसी व्यक्ति से पैसे आने थे दोस्तों, और उस पैसे की वसूली के लिए, उस पैसे की रिकवरी के लिए आपने उस व्यक्ति का बार बार आपने फॉलो अप लिया दोस्तों। उस व्यक्ति के घर पे भी आप गए, उस व्यक्ति को आपने बार बार फोन पे कॉल्स भी किया कि मुझे मेरे पैसे लौटा दिए जाएं। दोस्तों, एक दिन हुआ क्या, आप उस व्यक्ति के घर पे गए और आपने काफी प्रेशर बनाया कि नहीं, मुझे आज पैसे चाहिए ही। तो उस व्यक्ति ने क्या किया मालूम है? उस व्यक्ति ने आपको एक चेक बनाकर दे दिया और ये कहा कि भाई ठीक है, ये लीजिए आपका पैसा, और इस चेक को आप नेक्स्ट वीक में, अगले हफ्ते में जाकर अपने बैंक अकाउंट में आप डिपॉजिट कर देना, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे दोस्तों। अब हुआ क्या, आप घर पे आ गए और आपने किया क्या, नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते में जो भी डेट उस चेक पर मेंशन थी, उस डेट पर आपने वो चेक को लेके जाकर अपने अकाउंट में आपने क्या किया, जमा किया, डिपॉजिट किया दोस्तों, फॉर एनकैशमेंट, कि आपको पैसे मिल जाए। अब हुआ क्या, आपने आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में उस चेक को डिपॉजिट कर दिया और आप घर पे आ गए दोस्तों। अब होना क्या था कि 2 दिन के बाद आपको उसके अकाउंट से पैसे कटकर आपके अकाउंट में पैसे आने थे, और आपको 2 दिन के बाद ये मैसेज आया कि वो जो चेक आपने डिपॉजिट किया था ना, वो चेक हो गया डिसऑनर्ड या फिर बाउंस। और रीजन क्या लिख के आया कि इनसफिशिएंट फंड, मतलब कि जिस व्यक्ति ने आपको चेक दिया था ना, उसके बैंक अकाउंट में उतने पैसे नहीं थे जितने का चेक उसने आपको इशू किया था दोस्तों। तो इस रीजन की वजह से वह चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड दोस्तों। अब आपने उस व्यक्ति को फोन किया और आपने ये कहा कि भाई, आपने जो चेक दिया था उस चेक को मैंने डिपॉजिट किया, बट मुझे मेरे पैसे नहीं मिले, चेक तो बाउंस हो गया, डिसऑनर्ड हो गया दोस्तों। और आपने उसको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। फिर दोबारा वापस से वह व्यक्ति आनाकानी और आजकल की बातें करने लग गया दोस्तों। अब ऐसे केस में इस प्रकार के व्यक्ति से, जिसने चेक इशू किया था, आपको चेक दिया था और वह चेक डिसऑनर्ड हो गया, बाउंस हो गया, इस प्रकार के व्यक्ति से कैसे हम अपना पैसा रिकवर करें, कैसे हम पैसे की वसूली करें दोस्तों, नियम कानून से। डियर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है, जब कोई भी चेक डिसऑनर्ड या फिर बाउंस होता है ना, तो जिस व्यक्ति ने चेक इशू किया था उसने एक अपराध किया दोस्तों, उसने क्रिमिनल ऑफेंस को कमिट किया है दोस्तों, यदि वह व्यक्ति चेक को बाउंस करवाता है। डियर फ्रेंड्स, चेक के बाउंस होने का बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि कुछ फेमस रीजन क्या है दोस्तों। पहला रीजन, फंड इनसफिशिएंट, उस व्यक्ति के अकाउंट में उतने पैसे थे ही नहीं जितने का उसने व्यक्ति ने चेक इशू किया था दोस्तों। दूसरी चीज, हो सकता है उस चेक के ऊपर इशू करने वाले व्यक्ति का, जिस व्यक्ति ने चेक इशू किया था, उसका सिग्नेचर मिसमैच हो गया हो दोस्तों, या फिर उस व्यक्ति ने जिसने चेक इशू किया है ना, उसका बैंक अकाउंट हो सकता है बंद हो गया हो, उसका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया हो दोस्तों। यह भी एक रीजन हो सकता है चेक के डिसऑनर्ड होने का दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, हो सकता है चेक इशू करने वाले व्यक्ति ने जानबूझकर अपने बैंक में स्टॉप चेक का इंस्ट्रक्शन देके रखा हो कि भाई इस चेक को क्लियर मत करना। यह रीजन भी हो सकता है चेक के डिसऑनर्ड होने का दोस्तों। या फिर उस चेक के ऊपर कोई ओवर राइटिंग, कोई कटपीट हो गया हो, यह भी रीजन हो सकता है चेक के डिसऑनर्ड होने का दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, इस रीजन की वजह से चेक क्या हो सकता है, डिसऑनर्ड। अब इस प्रकार के व्यक्ति से कैसे हम अपने पैसे की वसूली करें, रिकवरी करें चेक डिसऑनर्ड के केस में। और चेक डिसऑनर्ड करना यह एक अपराध है दोस्तों। तो आइए जरा समझते हैं कि जब एक चेक डिसऑनर्ड हो जाता है तो चेक डिसऑनर्ड की प्रक्रिया में किस प्रकार से हम कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करके इस व्यक्ति से हम नियम कानून से अपने पैसे की रिकवरी करें दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, यदि आपके पास एक चेक था, किसी ने आपको चेक दिया था, वो चेक डिसऑनर्ड हो गया, तो कैसे, किस प्रकार से, किस कानूनी कार्यवाही से, किस लीगल एक्शन से आप अपने पैसे की रिकवरी कर सकते हैं दोस्तों। आइए हम जरा समझते हैं। डियर फ्रेंड्स, जब चेक डिसऑनर्ड होता है, जब चेक बाउंस होता है, तो जिस बैंक में आपने चेक डिपॉजिट किया होगा, उस बैंक के द्वारा आपको एक बैंक मेमो, एक रिटर्न मेमो आपको भेजा जाता है दोस्तों, और साथ में आपकी जो चेक है वो भी भेजी जाती है। उस रिटर्न मेमो में कॉजेस और रीजन लिखा होता है कि चेक डिसऑनर्ड क्यों हुआ। क्या बैंक अकाउंट के अंदर पैसे नहीं थे, ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड, या फिर कोई भी XYZ रीजन
हो सकता है उस रिटर्न मेमो पे लिखा होता है दोस्तों। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले दोस्तों आपको आपके वकील के माध्यम से, आपको एडवोकेट के माध्यम से आपके उस व्यक्ति को जिसने आपको चेक इशू किया था उसको आपको एक लीगल नोटिस या फिर आपको एक डिमांड नोटिस आपको भेजना है दोस्तों। जिस दिन आपका चेक डिसऑनर्ड हुआ, जिस दिन आपका चेक बाउंस हुआ, उसके उस डेट के नेक्स्ट डे से लेकर विद इन 30 डेज 30 दिनों के अंदर दोस्तों आपको सामने वाले व्यक्ति को जिसने आपको चेक इशू किया था, जारी किया था, उस व्यक्ति को आपको भेजना है दोस्तों डिमांड नोटिस, लीगल नोटिस आपके वकील के माध्यम से दोस्तों। अब उस डिमांड नोटिस में, उस लीगल नोटिस में आपका जो वकील है वह यह लिखेगा कि भाई आपने चेक इशू किया था, आपको इतने पैसे हमारे क्लाइंट को देना था और आपने इसके बदले में आपने उनको एक चेक दिया था, उस चेक को हमने इस डेट को बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया और वो चेक डिसऑनर्ड हो गया ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड। अब हमारा आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो भी अमाउंट है इसका भुगतान, इसका रीपेमेंट आप विद इन 15 डेज 15 दिनों के अंदर कर दीजिए। यदि आप नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ में आगे कानूनी कार्यवाही, लीगल एक्शन लेंगे अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 138 में। इस प्रकार से वह जो एडवोकेट है वह उस डिमांड नोटिस में इन सारी बातों को मेंशन करेगा दोस्तों और सामने वाले व्यक्ति को सिर्फ 15 दिन का समय देगा एज पर द लॉ, कानून के मुताबिक दोस्तों। सो जिस दिन चेक डिसऑनर्ड हुआ, बाउंस हुआ, उस डेट से लेकर अगले 30 दिनों के अंदर ही आपको डिमांड नोटिस भेजना है और उस डिमांड नोटिस के अंदर सामने वाले व्यक्ति को 15 दिन का समय दिया जाएगा कि भैया 15 दिन के अंदर आपको पैसे का भुगतान करना है, आपको पेमेंट करना है। अब डियर फ्रेंड्स हुआ क्या, समझो कि 15 दिन बीत गए, उस व्यक्ति ने पैसे आपको नहीं दिए, लेकिन ये ध्यान देना बहुत बार ऐसा देखा गया है कि डिमांड नोटिस, लीगल नोटिस जाते ही सामने वाला व्यक्ति घबरा जाता है, डर जाता है और वो आपके बकाया राशि का भुगतान कर देता है दोस्तों। क्योंकि लीगल नोटिस जाना मतलब उस नोटिस के अंदर कानून की धाराएं लिखी रहेंगी, उसमें सेक्शंस लिखे रहेंगे दोस्तों, उसमें उस व्यक्ति के खिलाफ में आगे चलकर लीगल एक्शन लिए जाने की बात कही गई रहेगी दोस्तों। यदि वह व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, देखेगा तो वो डर जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे मौकों पे देखा गया है कि लीगल नोटिस भेजते ही सामने वाला व्यक्ति बकाया राशि का भुगतान कर देता है दोस्तों। तो आपको डिमांड नोटिस, लीगल नोटिस, आपको जो भी समय दिया गया है कानून के अंदर, उस समय के अंदर ही आपको डिमांड नोटिस, लीगल नोटिस आपको जिस व्यक्ति ने आपको चेक जारी किया था उसको आपको भेज देना चाहिए दोस्तों। आगे जरा हम बढ़ते हैं दोस्तों। समझो कि उस व्यक्ति ने जो भी आपने टाइम दिया था 15 दिनों का कानून के हिसाब से, उस व्यक्ति ने 15 दिन के अंदर आपको पैसे नहीं दिए दोस्तों। अब आगे आप क्या करोगे? अब जैसे ही 15 दिन खत्म हो जाएंगे दोस्तों, उसके अगले दिन से नेक्स्ट 30 डेज, अगले 30 दिनों के अंदर आपको आपके क्षेत्र के, आपके ज्यूरिसडिक्शन के जहां पे ये चेक बाउंस हुआ है दोस्तों, उस क्षेत्र के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के समक्ष, जहां पे ये जिस कोर्ट में, जिस प्रीमाइसेस में ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सर बैठते होंगे, उनके समक्ष, उनके बिफोर, उस कोर्ट में आपको एक कंप्लेंट फाइल करनी है दोस्तों। ये ध्यान देना, जैसे ही 15 दिन खत्म हुए, उस वहीं से अगले 30 दिनों के अंदर, देखिए दोस्तों यहां पे पूरा का पूरा टाइम पीरियड और टेन्योर का पूरा गेम है, पूरा जो कैलकुलेशन है पूरा वो समय और टाइम के हिसाब से चलता है दोस्तों। आपको टाइम और समय के अंदर ही आपको जो भी करना है, लीगल एक्शन लेना है, आपको समय और टाइम के अंदर ही लेना है। यदि आप उसके बाहर जाकर काम करोगे, लीगल एक्शन लोगे, तो हो सकता है कि आपका आगे चल के आपका कंप्लेंट डिसमिस कर दिया जाए मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा दोस्तों। तो ये जो कैलकुलेशन है जरा ये समझ लो दोस्तों। जिस दिन आपका चेक डिसऑनर्ड हुआ, वहां से अगले 30 दिनों के अंदर आपको डिमांड नोटिस भेजना है और 15 दिन का समय देना है दोस्तों। और जैसे ही 15 दिन खत्म हुए, जिस डेट को उस व्यक्ति को आपका नोटिस रिसीव्ड हुआ, वहां से 15 दिन स्टार्ट हुआ और जैसे ही 15 दिन खत्म हुए, उसके बाद से अगले 30 दिनों के अंदर आपको दोस्तों मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष आपको कंप्लेंट फाइल करनी है इस चेक डिसऑनर्ड के संबंध में दोस्तों। चलिए, अब आपने क्या किया, बिफोर द मजिस्ट्रेट
कोर्ट, आपने क्या किया, कंप्लेन फाइल कर दी, समय के हिसाब से जो भी टाइम पीरियड दिया गया था सेक्शन 138 के अंदर, उसके हिसाब से आपने कंप्लेन फाइल कर दी दोस्तों। अब होगा क्या, अब मजिस्ट्रेट साहब के पास आ जाएगी कंप्लेन दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, ये ध्यान देना, जब आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करनी चाहेंगे तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों जो चेक है, चेक की जो ओरिजिनल कॉपी है वो आपको, दूसरी चीज जो आपने डिमांड नोटिस भेजा था वकील के माध्यम से वो होना चाहिए। अगली चीज जो रिटर्न मेमो है, जो बैंक का मेमो है दोस्तों, वो भी आपके साथ में होना चाहिए। तो ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। और साथ में आपका जो पिटीशन होगा, आपका जो एप्लीकेशन होगा वो, और साथ में आपका शपथ पत्र और एफिडेविट दोस्तों, ये सारी चीजों को आपको लेके जाना है और मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपको कंप्लेन आपको फाइल कर देना है दोस्तों, आपके वकील के माध्यम से। आपको एक अच्छा सा बढ़िया सा आपको चेक बाउंसिंग के केस का एक आपको एक्सपर्ट वकील, आपको अनुभवी वकील आपको हायर करना है और उनकी मदद से आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपको एक कंप्लेन फाइल कर देनी है दोस्तों। अब होता क्या, जब आप कंप्लेन फाइल करते हैं तो उस वक्त होता क्या दोस्तों, मालूम है क्या, कि देखिए आजकल अभी डिजिटल जमाना आ चुका है, तो उसमें जो व्यक्ति जिसने आपको चेक दिया था, ठीक है, अब समझो उसके खिलाफ में कंप्लेन फाइल हो रहा है, तो अब वो आरोपी बन जाएगा, वो अक्यूज बन जाएगा दोस्तों, और आप क्या बन जाएंगे, कंप्लेनेंट, क्योंकि आप कंप्लेन कर रहे हैं। तो होगा क्या, जब कंप्लेन फाइल होगी तो उसका भी नंबर और आपका भी नंबर, मोबाइल नंबर वहां पे दिया जाएगा। तो होगा क्या, जब जैसे ही कंप्लेन फाइल होगी उसके बाद जब केस स्टार्ट होगा दोस्तों, तो उसमें क्या होगा, सामने वाले व्यक्ति को मैसेज आएगा कि आपके खिलाफ में यहाँ पे कंप्लेन फाइल हुई है। तो कभी कभी क्या होता है, जब उसको मैसेज जाता है ना, तो उस स्टेज पे भी हो सकता है वो व्यक्ति आपको पैसे दे दे दोस्तों, क्योंकि जब उसको पता चलता है कि ये मैटर कोर्ट में चला गया है, तो वो हो सकता है डर जाए और आपके पैसे आपको लौटा दे दोस्तों। यदि उस व्यक्ति ने आपको उस वक्त पैसे नहीं दिए तो अब होगा क्या, मजिस्ट्रेट साहब संज्ञान लेंगे, कॉग्निजेंस लेंगे, उसके बाद फिर आपका जो केस है वो स्टार्ट होगा दोस्तों। और डियर फ्रेंड्स, ये चेक बाउंसिंग का जो केस होता है सेक्शन 138, ये समरी ट्रायल है, ये बहुत ही कम समय में इसका निपटारा कर दिया जाता है और बहुत ही कम समय में आपको ये जो चेक बाउंसिंग का जो केस है इसको चलाकर आपका पैसा आपको दिलवा दिया जाता है दोस्तों, बहुत ही कम समय में, क्योंकि ये समरी ट्रायल का पार्ट है दोस्तों। अब होगा क्या, सामने वाले व्यक्ति को सम्मन्स कोर्ट भेजेगी, वह जो आरोपी है, जो अक्यूज है, जो पैसे नहीं दे रहा है, जिसके खिलाफ में कंप्लेन फाइल हुई है, अब उस व्यक्ति के खिलाफ में क्या होगा, कोर्ट सम्मन्स भेजेगी दोस्तों, मतलब कि बुलावा पत्र उसको बुलाएगी दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति जानबूझ के अपने एड्रेस, अपने पते को चेंज कर लेता है और वो आपके इर्द गिर्द, आपके आमने सामने घूम रहा है, वो आपके कॉन्टैक्ट में भी है वो, लेकिन वो सोचता है कि एड्रेस चेंज कर दूंगा तो मुझे सम्मन आएगा नहीं और मैं सम्मन लूंगा नहीं। तो ऐसे में दोस्तों आप बिफोर द मजिस्ट्रेट कोर्ट आप दस्ती ऑर्डर के लिए भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। आप अपने वकील को बोलिए कि दस्ती ऑर्डर का रिक्वेस्ट करें। तो दस्ती ऑर्डर में क्या होता है कि जो सम्मन्स है, जो बुलावा, जो पत्र है, वो हैंड डिलीवरी, हाथों के द्वारा सामने वाले व्यक्ति के पास जाकर दिया जाता है। आप खुद या फिर कोई व्यक्ति जाता है और उस सामने वाले व्यक्ति को, उस आरोपी, उस अक्यूज को हाथ में वो जो बुलावा पत्र है, जो सम्मन है, जो नोटिस है, उसके हाथ में देके आता है दोस्तों। फिर तो वो ये नहीं कह सकता ना कि भाई मुझे नहीं मिला, और यदि वह लेने से मना भी कर देता है तो जो व्यक्ति लेकर गया है वो क्लियरली लिख देता है कि भाई ये व्यक्ति हमें सामने मिला पर इसने रिसीव नहीं किया, इसने लेने से मना कर दिया। तो यही माना जाएगा कि भाई आपने ले लिया है, आपके संज्ञान में आ चुका है दोस्तों। तो जब उसके पास चला गया फिर भी वह व्यक्ति कोर्ट में हाजिर नहीं होता है दोस्तों, तो उसके बाद क्या होता है, जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट साहब, वो क्या करेंगे, उस व्यक्ति के खिलाफ में, उस आरोपी के खिलाफ में, उस जो जिसने चेक जारी किया था उसके खिलाफ में मजिस्ट्रेट साहब वारंट इशू करेंगे दोस्तों। तो आपके वकील साहब को वहां पे एप्लीकेशन लगानी होगी कि भाई इस व्यक्ति के खिलाफ में वारंट इशू किया जाए, क्योंकि यह व्यक्ति सम्मन्स पर नहीं आया दोस्तों। अब वारंट के दो प्रकार होते हैं, बेलेबल वारंट और नॉन बेलेबल वारंट। अब पहले तो बेलेबल वारंट जो आएगा, इसमें क्या होगा, एक पुलिस आएगी, उस पुलिस, वह जो पुलिस है उस व्यक्ति को सूचित करेगी, इन्फॉर्म करेगी कि आपके खिलाफ में वारंट इशू हुआ है, कृपया इस डेट पे जाके आप हाजिर होकर अपना बेल करवा लीजिए। तो दोस्तों सम्मन्स गया, बेलेबल वारंट गया, तो जब यहाँ पे जब कोर्ट कचहरी पुलिस का जब रोल आ जाता है ना, तो सामने वाला व्यक्ति डर के, घबरा के कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़े, इसीलिए कभी कभी क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम व्यक्ति पैसे दे देता है दोस्तों, आपका पैसा आपको मिल जाता है। तो जब आप कानूनी कार्यवाही करोगे, लीगल एक्शन लोगे, तो चांसेस बढ़ेंगे कि आपके पैसे आपको मिल जाएंगे दोस्तों। अब समझो वह व्यक्ति बेलेबल वारंट पे भी नहीं आया, अब उसके खिलाफ में आपके वकील साहब ने नॉन बेलेबल वारंट इशू करवा दिया। अब उसके अंदर पुलिस को पावर मिल जाती है कि वो उस आरोपी, उस व्यक्ति को अरेस्ट भी कर सकता है, क्योंकि वहां पे पुलिस को पावर मिल जाती है अंडर नॉन बेलेबल वारंट।
अगर वो पकड़ा गया तो उसको पकड़ के लाके बिफोर द मजिस्ट्रेट कोर्ट उसको हाजिर किया जाएगा दोस्तों। अब वारंट निकल जाएगा तो समझो कि उस व्यक्ति को बेल करवाना पड़ेगा। तो बेल करवाने का मतलब कि वहां पे उस व्यक्ति का खर्चा होगा दोस्तों, उसका भी पैसा लगेगा। तो वो ये समझेगा भाई कि यार मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा हूं, मेरा भी खर्चा हो रहा है, मुझे भी वकील करना पड़ेगा, मुझे भी तारीख पे जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों से लोग बचना चाहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं सोचेंगे कि भाई इस व्यक्ति का पैसा दे दिया जाना चाहिए, मुझे ये सब चीजों में चक्कर में नहीं पड़ना है दोस्तों। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इससे भी नहीं डरते हैं। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, पीओ, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, मतलब कि उस व्यक्ति को कोर्ट के द्वारा भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। तो उसकी स्थिति परिस्थिति तो एकदम खराब, मतलब कि भगोड़ा मतलब कि कहीं भी मिले तो सीधे पकड़ के लाके जमा करना है, फिर उसका बेल होना बहुत मुश्किल है दोस्तों। उसके बाद भी नहीं तो फिर उसका जो भी संपत्ति प्रॉपर्टी उसकी जब्ती, अटैचमेंट। सो दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया है। तो जब कोई व्यक्ति आपको बार बार गोल गोल घुमा रहा है, आपको चेक इशू कर रहा है, चेक को बाउंस करवा दे रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ में किस प्रकार से कानूनी कार्रवाई करके नियम कानून से अपने पैसे की रिकवरी करे दोस्तों, इसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया दोस्तों। मेरा यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट्स है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। और साथ ही साथ मैंने डिस्प्ले पर एक अपनी लीगल हेल्पलाइन नंबर दे रखी है दोस्तों, आप मुझे उस पर भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। यदि आप मेरे द्वारा डिमांड नोटिस ड्राफ्ट करवाना चाहते हैं, सामने वाले व्यक्ति को आप लीगल नोटिस भिजवाना चाहते हैं यदि आप मेरे माध्यम के द्वारा, तो दोस्तों आप मुझे कांटेक्ट या फिर कॉल आप मुझे कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।